सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक थी, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। अलग अलग मंत्रालयों के जो प्रपोजल्स हैं, जो एजेंडाज हैं, उनको अप्रूव करने के लिए, उनको अनुमति देने के लिए 3 बड़े फैसले आज लिए गए हैं। संदीप फुकन जी हमारे साथ हैं इन फैसलों पर बात करने के लिए। क्या इनके डिसीजंस हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति है, जिसे हम अंग्रेजी में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहते हैं, उसने आज अरुणाचल प्रदेश के शीयोमी जिले में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण का एक सैंक्शन दिया है और इस निवेश को मंजूरी दी है। ये करीब 8,146 रुपए से ज्यादा की परियोजना है। इसकी जो अवधि सरकार ने तय की है वो 72 महीनों की है और इसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है, तिब्बत के साथ बॉर्डर लगता है और वहां पर कई तरह के एनर्जी पावर के रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स के साथ साथ और भी काम हो रहे हैं। तो सारे ही फैसलों पर आपसे बात करना चाहूंगा। मैं एक बार पहले बता दूं अपने श्रोताओं को कि साथ में जो दूसरा डिसीजन था केंद्रीय मंत्रिमंडल का, वो 4,600 करोड़ के व्यय के साथ ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के इकाइयों के निर्माण से संबंधित है। और जो तीसरा बड़ा डिसीजन आज कैबिनेट ने लिया है वो है 5,801 करोड़ रुपए के व्यय के साथ लखनऊ मेट्रो रेल के 1B या दूसरे चरण की परियोजना को अपनी अनुमति प्रदान करना। संदीप जी, सबसे पहले आते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है, हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पर ये जल विद्युत परियोजना है, तो क्या इसके मायने हैं और क्या कैबिनेट ने आज अप्रूव किया है? नमस्कार नीलव जी और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने खुद ही कहा कि शीयोमी जिला अरुणाचल में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, जो लगभग 8,146 करोड़ रुपए खर्च होंगे और लगभग 6 साल लगेंगे, 72 महीने। और ये दूसरा फेज है। पहला फेज हो चुका है और इससे जो प्रोजेक्ट है, इससे 700 मेगावाट की बिजली की तैयारी की जो प्लानिंग है। और इससे देखिए नीलाल जी, जैसे आपने अभी कहा कि ये बॉर्डरिंग स्टेट है। जब आप ऐसे कोई परिकल्पना जब आप करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को आप सेटअप करते हैं, देखिए पहली बात तो यह है कि अरुणाचल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अरुणाचल सरकार के साथ हो चुके हैं, पहले भी हो रखे हैं, कुछ प्राइवेट पार्टीज के भी हैं, बट ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कैबिनेट अप्रूवल है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोजेक्ट है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, निपको, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये स्पेसिफिकली ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसको बनाया गया था स्पेसिफिकली कि जो बिजली की पोटेंशियल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के पोटेंशियल है। आपको पता है कि बड़े बड़े नद बहती है, ब्रह्मपुत्र, जो बांध बांधे जाते हैं, तो वो उसमें डैम कंस्ट्रक्ट करके, क्योंकि ये फ्लड प्रोन भी रहते हैं हमारे एरिया, तो कैसे फ्लो ऑफ वाटर को हार्नेस किया जाए, फ्लो ऑफ वाटर को रोका जाए और उसको प्रोडक्टिवली यूज किया जाए। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जिसे बोलते हैं, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कोशिशें हुई है पहले भी, और ये भी एक वैसा ही कोशिश है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे हमें पता है कि ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि इसमें कोयला का खपत या इंपोर्ट या ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको बांध, डैम बनाना होगा, पावर प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैवी होते हैं। ये भी, और इसीलिए 8,146 करोड़ का प्रबंध किया गया है सरकार की तरफ से। और उसके साथ ही साथ जब आप एक पावर प्रोजेक्ट, एक पावर प्लांट बना रहे हो, तो साथ में आपकी सड़कें बनेंगी, आपके ब्रिजेस बनेंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं, तो उस लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, स्टेट को, अरुणाचल को लगभग 12% इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री में मिलना है, क्योंकि वो उस राज्य का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए 1% फंड्स भी वहां यूज होंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि बिजली बनाने के नजरिए से तो है ही है,
लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो उस पूरा इकोनॉमी, एक हिसाब से उस एरिया का इकोनॉमी बदल जाती है। और ये हमने देखा है असम में, हमने देखा, मैं आपको पता है मैं असम से आता हूँ, और असम में हमने देखा है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स ने बिल्कुल इकोनॉमी उस एरिया का बदल देती है जब ये प्रोजेक्ट पे काम चालू होता है। जी हाँ, मैं ये भी बता दूं कि इन मुद्दों को जब सहमति के कैबिनेट की मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया दोपहर में, और उन्होंने इन सभी 3 बड़े जो डिसीजंस लिए गए हैं उनके ऊपर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और एक्सप्लेन भी किया कि क्या है। तो हम उनको भी सुन लेते हैं कि क्या उन्होंने इस अरुणाचल प्रदेश के इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कहा। ये अरुणाचल प्रदेश का रिवर बेसिन है। इस रिवर बेसिन में आप देखेंगे बहुत सारी फीडर नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी इनको फीड करके बाद में एक ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी एक बनके निकलती है। तो इससे कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। इन ट्रिब्यूटरीज में बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हिली एरिया होने के कारण, पहाड़ी एरिया होने के कारण रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो रन ऑफ द रिवर में ये फायदा होता है कि एक ही नदी पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ऊपर बनाया, फिर बीच में बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। एक ही नदी से मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। कैबिनेट का दूसरा मुद्दा जो था, जिसे आज अप्रूवल मिला है, वो है 4,600 करोड़ के व्यय के साथ ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान किया है। हम सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर मिशन भारत में चल रहा है, जिसे ISM के नाम से भी जाना जाता है। ये केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, और इसके डिटेल काउंटर्स पे जो मुद्दे हैं वो अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस पे बात किया। तो पहले उनको सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, एक पंजाब में और एक आंध्र में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया, और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे सबके जीवन का हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स, इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर्स को खास करके इस प्रोजेक्ट से जो भारत सरकार का जो एम है वो है मिसाइल उपकरण, EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्रीन व्हीकल जिसे कहते हैं, रेलवे फास्ट चार्जर्स, साथ ही साथ उपभोक्ता उपकरणों के लिए इनका इस्तेमाल। तो ये जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, और सेमीकंडक्टर का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भारत में विदेश से क्या कनेक्शन है? जैसे आज सेमीकंडक्टर हर फील्ड में, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, एविएशन, ये हर फील्ड में आपको सेमीकंडक्टर, चिप, स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये चाहिए। लेकिन इसकी जो सप्लाई है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये आप बिल्कुल निर्भर हो जाते हो दूसरे देशों पे। और जो अभी फिलहाल थोड़े से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके चलते आपके सप्लाई पे निर्भर होती है। जैसे रूस और यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई, तो यूक्रेन से नियॉन गैस, जिससे कि चिप बनती, वो एक 70 to 90% वो सप्लाई यूक्रेन करता था। ठीक उसी तरह रूस काफी हद तक कुछ स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स जो है रिक्वायर्ड इन द, जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो जरूरत है, वो रूस सप्लाई करता था। अब जब जंग छिड़ गया तो ये सप्लाई चेन इफेक्ट हो गया। इस लिहाज से देखिए, किसी भी देश सही मायने में तरक्की तब कर सकता है जब आप ये हाई एंड टेक्नोलॉजी खुद से आप बना सके, और ना कि बना सके आप एक्सपोर्ट भी कर सके। देश आत्मनिर्भरता के लिए अपना खुद कदम उठाए, और उसी दिशा में ये कदम है। कैबिनेट के आखिरी और तीसरे डिसीजन के बारे में बात करते हैं। ये है 5,801 करोड़ रुपए की व्यय की योजना है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के सेकंड फेज को मंजूरी दी है। ये करीब 11.16 किलोमीटर की लंबी मेट्रो के प्रोजेक्ट की परियोजना है, जिसमें 12 स्टेशन शामिल होंगे, और ज्यादातर एक तरह से ये पुराने लखनऊ को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि मेट्रो का बड़े शहरों में, अर्बन सेंटर्स में किस तरह का प्रभाव है। सड़कों से ट्रैफिक हटाने के लिए, लोगों के फास्ट कम्यूट और इजी कम्यूट को करने के लिए मेट्रो एक बड़ा ही प्रभावशाली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। तो ये लखनऊ में भी आ गया है। तो मैं आपसे चाहूंगा संदीप जी कि
बताएं कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या अप्रूवल दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हाँ, जैसे आपने कहा कि ये फेज 1B है लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, जिसमें कि 11.16 किलोमीटर मतलब लगभग 12 किलोमीटर की मंजूरी मिली है। इसमें 12 स्टेशंस रहेंगे, 7 अंडरग्राउंड स्टेशंस रहेंगे और 5 एलिवेटेड सेक्शंस रहेंगे। और इससे कंप्लीट जब हो जाएगा तो लखनऊ में लगभग 34 किलोमीटर का मेट्रो रेल फंक्शनल हो जाएगा। और बेसिकली जैसे आपने अभी कहा कि ये जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड लखनऊ, जैसे अमीनाबाद हुआ, यागंज हुआ, पांडेगंज हुआ, तो ये जो बड़े क्रिटिकल जो चीजें हैं जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या जो बड़े मशहूर टूरिस्ट जो इलाका है, बारा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, क्लॉक टावर, ये सब बड़े पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सभी जगहों से ये कनेक्ट होगा। इससे देखिए 3 फायदे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम दिल्ली से वाकिफ है कि ओल्ड सिटी जो है बहुत ही छोटी गलियां, उसमें गाड़ियों का आवागमन थोड़ा दिक्कत होता है, पार्किंग तो भूल ही जाइए। बिल्कुल। और अक्सर आप और हम, मतलब मैं तो खुद जब भी मुझे पुरानी दिल्ली जाने होता है तो मैं मेट्रो ही यूज करता हूँ, क्योंकि वहाँ गाड़ी ले जाना मतलब बहुत ही बड़ी मुसीबत। ना पार्किंग, ना इतना कंजेस्टेड। जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं, अगर गाड़ी लेके गए तो गनीमत है अगर आप 2 घंटे में करके वापस आ सके। कितना टाइम आप, कहाँ आधा घंटा, कहाँ 2 घंटा। तो यही बात है। एक तो कंजेस्टेड होते हैं ये ओल्ड सिटी, तो अंडरग्राउंड से अगर आप मेट्रो से कनेक्टेड हैं तो आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पोल्यूशन, जो ट्रैफिक ऑफ द रोड हुआ, मतलब पोल्यूशन ऑफ द रोड, जितना आप कम व्हीकल उस एरिया में डालोगे उतना कम पोल्यूशन होगा। हालांकि ये बात जरूर है कि लास्ट माइल मेट्रो तो हर जगह नहीं जा सकती, तो सरकार को ये भी तय करना होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए या तो ई रिक्शा या वैसे ही कॉमन बसेस या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो आजकल सारे इलेक्ट्रिक ऑटोज वगैरह आ चुके हैं, ऐसा करना चाहिए कि स्टेशन से स्टेशन ऐसा ना हो कि आप वहां तो चले गए उस एरिया, फिर वहां से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी उसका ध्यान देना चाहिए। जो मेरे ख्याल से जो दिल्ली में हमने देखा और शहरों में भी देखा है कि वो ई रिक्शा वगैरह मिल ही जाता है। तो कुल मिला के ये इस डिसीजन का इम्पैक्ट ये है कि आपको जो पुरानी ओल्ड सिटी एरिया है वो ज्यादा एक्सेसिबल होगा, पोल्यूशन इससे कम होगा और ट्रैफिक वैसे ही कंजेस्टेड रहते हैं तो उस पे और ट्रैफिक ना हो, उस लिहाज से ये पैसेंजर कन्वीनियंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मानसून है, कई बार वाटर लॉगिंग हो जाता है, गाड़ियों में हम फंस जाते हैं। मेट्रो में ये दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो वहां पर तो पूरे राज्य से लोग आते हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं। टूरिस्ट एरिया है वो, बारा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा अटे पड़े हैं टूरिस्ट से। बिल्कुल। हाँ। तो इन सभी को कनेक्टिविटी देने का ये प्रोजेक्ट है। इस मामले में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने भी इसके बारे में पत्रकारों से मुखातिब हुए, उन्होंने इस पे बात की थी, उसे भी सुन लेते हैं। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B, ये फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इन दोनों फेजेस के होने से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। हमने सुना कि क्या सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बारे में बताया। जैसा कि हम जान रहे थे, ये तीनों ही जो आज कैबिनेट के डिसीजंस हैं, इनका दूरगामी परिणाम होगा, लंबे अवधि के प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी, जैसे कि संदीप जी ने भी कहा कि सेमीकंडक्टर्स हो या ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें वक्त लगेगा, मगर ये एक दूरगामी परिणाम के डिसीजंस हैं, बड़े डिसीजंस हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद नीलम जी। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संदीप फुकन और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में